गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का अध्ययन करेंगे और संविधान के इस अध्ययन में सबसे पहले हम लोग भारत में संवैधानिक विकास देखेंगे। जब भारत में संवैधानिक विकास देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अध्ययन के अंतर्गत हम लोग भारत में अंग्रेजों के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक विकास का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजों के अंतर्गत ही भारत में संवैधानिक विकास संभव हो सका था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से ही हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में लंदन में हुई थी। लंदन ब्रिटिश या ब्रिटेन का ये प्रमुख शहर है। उस समय भी वो उसकी राजधानी थी और तत्कालीन समय में लंदन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को पूर्व के साथ व्यापार करने का लाइसेंस प्रदान किया। यह सारी घटनाएं जब घटित हो रही थी लंदन में, उस समय जो भारत में शासक था वह सम्राट अकबर थे। सम्राट अकबर या मुगल काल के दौरान ही लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह 1599 में कुछ पूंजीपतियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई एक प्राइवेट कंपनी के रूप में, और यह ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन की महारानी से यह लाइसेंस प्राप्त करके पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए भारत की तरफ चल दिए। जब ये भारत की तरफ आते हैं तो सन 1608 में इन्होंने सूरत, आधुनिक सूरत जो गुजरात का हिस्सा है, में 1608 में इन्होंने पहली व्यापारिक सेंटर या कोठी की स्थापना की। किंतु तत्कालीन समय में अंग्रेजों से ज़्यादा या ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा ताकतवर और प्रभुत्व संपन्न तत्कालीन समय में पुर्तगाली थे। इसलिए पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट से इसका विरोध किया। मुगल सम्राट ने अपना फरमान वापस ले लिया और सूरत की इनकी फैक्ट्री बंद हो गई। इस समय जो मुगल सम्राट भारत में शासन कर रहे थे वो अकबर के पुत्र जहांगीर थे। इन्हीं के शासन काल के दौरान भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस व्यापारिक कोठी के बंद होने के फलस्वरूप अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में गोलकुंडा रियासत के अंतर्गत आने वाले मछलीपट्टनम, जिसे कभी कभी मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है, में 1611 में दूसरी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। जो मुगलों के नियंत्रण से बाहर यह गोलकुंडा रियासत का एक हिस्सा था। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न दो तरह के पूछे गए हैं कि अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। अगर ऑप्शन में ये न रहे तो आंसर आप मछलीपट्टनम को लगाइएगा। इस दौरान अंग्रेजों ने जो कार्य का प्रारंभ किया वो एक व्यापारी के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। किंतु परिस्थितियां बदलती रहीं, अंग्रेजों ने संघर्ष किया और भारत में अपने निर्माण की प्रक्रिया को स्थापित किया। अंततः हम लोग देखते हैं कि 1757 और 1764 में इन्होंने दो महत्वपूर्ण युद्धों को जीता था, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने
जब भारतीय शासकों को पराजित किया तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप अंग्रेज अब भारत में व्यापारी के स्थान पर अब प्रशासन या प्रशासनिक पदभार भी ग्रहण करना प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया और धीरे धीरे भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की भी उनकी स्थापना होने लगी। फ्रेंड्स, 1765 से लेकर के 1773 के बीच का जो दौर है, इस दौर में अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी वो काफी बड़ी हो गई, बृहद स्तर पर होने लगी। इस दौरान अंग्रेजी कंपनी के काफी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने, उनके भ्रष्टाचारी कृत्यों ने ब्रिटिश कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े बड़े स्तर पर आर्थिक घाटा उत्पन्न किया। इस आर्थिक घाटे के फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुदान की डिमांड की। यह अनुदान इसलिए मांगा गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रक्चर या उसकी व्यवस्था को फिर से ठीक से स्थापित कराया जाए। किंतु ब्रिटिश सरकार उस समय एक लोकतांत्रिक सरकार थी और उसके द्वारा दिया गया अनुदान एक जनता का पैसा था और एक तरह से यूं कहें कि वह एक पब्लिक मनी थी और उसको कंट्रोल करना या उसकी रखवाली करना ब्रिटिश सरकार का दायित्व था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अनुदान देने के साथ साथ सीधे सीधे कंपनी को रेगुलेट करने का भी प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में विभिन्न तरह के प्रावधान थे। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न तरह के प्रावधान इसमें निर्धारित किए थे, जिसमें पहला यह था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तत्कालीन समय में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे और इस प्रावधान के अंतर्गत वो गवर्नर जनरल बन गए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का पदभार वारेन हेस्टिंग्स ने ही संभाला था। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई थी। यह इनको महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह एवं परामर्श देती थी। दूसरा इसमें प्रावधान यह था कि एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो तत्कालीन बंगाल के महत्वपूर्ण शहर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित होने वाले इस उच्च न्यायालय में कुल 4 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष उस समय एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 अन्य जो सदस्य थे वो हाइड चैम्बर एवं लिमेस्टर थे। यह कलकत्ता का उच्च न्यायालय आधुनिक भारत में स्थापित होने वाला पहला ब्रिटिश उच्च न्यायालय था। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया फ्रेंड्स, वह था ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को प्राइवेट या व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह का गिफ्ट या उपहार लेने को प्रतिबंधित किया गया। इस तरह से इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट या अधिनियम साबित हुआ ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ इसमें कमियां थीं
और इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए स्थापित किए गए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया और भविष्य में इसके निश्चित प्रावधान सम्मुख हमारे आते हैं। भारत के इस संवैधानिक विकास का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वह है पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट को अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1784 में लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा दो तीन महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जिसमें पहला यह है कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हाथ में स्थापित हो गई थी, अब इसका पूर्ण नियंत्रण तत्कालीन समय के बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर स्थापित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो नियंत्रण स्थापित किया था उसका यह पूर्णता प्रदान करता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें स्थापित किया गया था मित्रों, उस प्रावधान के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अब दो संगठन या दो संस्थाएं स्थापित हो गई। 1784 के अंतर्गत अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और पहले से स्थापित बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, यह दोनों संस्थाएं अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने लगी और यहीं से भारत में इस तरह का द्वैत शासन प्रारंभ होता है। जो अगला महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था पिट्स इंडिया एक्ट में, उसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य को या ईस्ट इंडिया के अंतर्गत स्थापित जो एरिया था उसके नियंत्रण के लिए अन्य प्रावधान किए गए। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से विभिन्न अन्य भी प्रावधान किए गए। फ्रेंड्स, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न स्टेप उठा रही थी, उसी दौरान ब्रिटेन में अन्य भी कंपनियां स्थापित हो चुकी थीं जो भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने का प्रयास कर रही थी। ब्रिटिश सरकार पर उनका दबाव पड़ रहा था और अंततः उनके दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार मिला हुआ था पूर्व के साथ या भारत के साथ व्यापार करने के लिए, उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के लिए एक अन्य अधिनियम लाया गया जिसे 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है। यह चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न तरह से प्रतिबंधित करता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए, तो इसके बाद से अन्य ब्रिटिश कंपनियां या अन्य कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए प्रयास करने लगी, किंतु इन एकाधिकार को समाप्त करने के बाद भी चाय और चीनी के साथ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। इस अधिनियम के द्वारा या इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक अपने कार्य को संचालित करते रहने का अधिकार भी दिया गया था। यह चार्टर एक्ट ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के
विभिन्न तरह के प्रावधानों को रोकने का प्रयास था और इसको अन्य स्वरूप में भी स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके आगे 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये व्यापारिक अधिकार थे इसको भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात चाय और चीनी के साथ जो व्यापार करने का या चाय और चीनी का जो व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर के द्वारा दिया गया था उसको भी समाप्त किया गया। अब इस पर भी अन्य ब्रिटिश कंपनियां या अन्य कंपनियां व्यापार कर सकती थी। अब ये 1833 में ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह कंपनी केवल व्यापारिक न रह करके अब यह राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को भी व्यवस्थित करने लगी। इस 1833 का चार्टर एक्ट भी अगले 20 वर्षों तक का अधिकार इसे प्रदान किया था और 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप था। इसके बाद के जो घटनाक्रम है इनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, किंतु यहाँ तक हम लोग एक बार यह देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न अभी महत्वपूर्ण हैं जिन टॉपिक को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यही से पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। इसमें हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर को वारेन हेस्टिंग्स देखे हैं, किंतु बंगाल का पहला गवर्नर विलियम हेजेज को माना जाता है फ्रेंड्स। विलियम हेजेज को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न यह है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि उनके बाद से गवर्नर का पद समाप्त होकर के गवर्नर जनरल का पद आ गया था। फिर अगला प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका भी आंसर वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही यह नया पद सृजित किया गया था और इस नए पद पर पहली बार बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो वारेन हेस्टिंग्स ही थे। फिर अगला प्रश्न यह है फ्रेंड्स कि 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। फिर इसके आगे अगला प्रश्न यह है कि बंगाल में स्थापित होने वाले उच्च न्यायालय का पहला अध्यक्ष कौन था। तो हम लोगों ने अभी देखा है एलिजा इम्पे थे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यह भी पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में सबसे पहले कब की गई। तो वो 1773 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत वह 1774 में स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न यहां से यह है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को किन दो वस्तुओं पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया था। तो वो चाय और चीनी थी। फिर अगला प्रश्न यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया या व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आयोग के द्वारा लगातार बनी हुई है। जो प्रश्न यह है कि भारत में सबसे पहले आधुनिक भारत में केंद्रीकरण का प्रयास कब से हुआ। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से माना जाता है। इन प्रश्नों के अलावा भी बहुत से प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें कई प्रश्न आपको मिलेंगे। अगले टॉपिक या अगला जो संवैधानिक इतिहास का जो चरण है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।